Okay, guys, so like in the last class, we saw the administrative system under Khalzis and Tughlaqs, and particularly how they tried to control the power of Muqtis. Okay, साथ साथ हमने ये भी देखा कि सक्सेशन जो है वो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट से भरा होता था इस पीरियड में, और इसमें कहीं ना कहीं जो है ये एकता या मुक्ति का जो सिस्टम था वो भी रिस्पॉन्सिबल था, इन द सेंस कि जो अपॉइंटेड जो बंदागण या नोबल्स होते थे वो अपने पैट्रन सुल्तान के प्रति जो है लॉयल तो रहते थे, लेकिन फिर उनके सक्सेसर के प्रति जो है उनकी लॉयल्टी अक्सर नहीं होती थी, और इसकी वजह से अक्सर जो है ओल्ड नोबल्स और न्यू नोबल्स इनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था। मतलब कि जो पहले के जो अपॉइंटेड बंदागण होंगे या फिर हम्बल बर्थ के नोबल्स होंगे उनके बीच में, और जो न्यूली अपॉइंटेड होंगे उनके बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन द लॉयल्टी टुवर्ड्स द सुल्तान। आगे हम लोग अब देखने वाले हैं खलजीज के बारे में कि खलजीज का खास हम लोगों ने कॉमनली जो है बात कर ली इस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वगैरह के बारे में। अब हम पर्टिकुलरली फोकस करने वाले हैं खलजी डायनेस्टी के ऊपर। अब देखो खलजीज में जो है या रूलर ऑफ खलजी डायनेस्टी में अगर देखो तो इंपॉर्टेंट फिगर्स कौन कौन से हैं। यू हैव गॉट लाइक जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी एंड कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खलजी। Of course, like Alauddin Khilji would be the most notable figure in this dynasty. Alauddin Khilji ने जो है कोशिश की थी, he made an attempt to systemize and unify land revenue and urban taxes. ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये कोशिश की गई थी कि जो लैंड रेवेन्यू और अर्बन टैक्सेस का जो सिस्टम है इसको प्रॉपर सिस्टम में लाया जाए और इसको यूनिफाई किया जाए, इसको जो है एक साथ लाया जाए। Okay, he instituted a highly centralized system of administration over his realm. उसने जो है अपने पूरे क्षेत्र में जो है एक काफी सेंट्रलाइज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का जो है शासन व्यवस्था का जो है काफी एक सेंट्रलाइज मतलब कि केंद्रीकृत जो है व्यवस्था उसने इंट्रोड्यूस किया। अंडर द अर्ली दिल्ली सल्तनस इस्लामिक लैंड टैक्स खराज हैड बीन फिक्स्ड एट 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। पहले के दिल्ली सुल्तान्स के अंदर में जो इस्लामिक लैंड टैक्स होता था, खराज जिसको कहते हैं, ये था पूरी उपज का छठा हिस्सा, 1/6। But Alauddin Khalji raised the kharaj to 50% of the produce and introduced direct collection. अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने खराज के लिमिट को 50% कर दिया, मतलब जितना भी उपजेगा उसका आधा जो हो गया वो सुल्तान का टैक्स हो गया। और साथ साथ उसने जो है डायरेक्ट कलेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस किया, मतलब कि सुल्तान के आदमी या जो टैक्स कलेक्टर्स होंगे वो डायरेक्टली जो है किसानों से जो है ये टैक्स वसूलेंगे, बीच में कोई मिडल मैन नहीं रहेगा। He also imposed taxes on cattle and houses. उसने जो है मवेशियों पर और घरों पर भी टैक्स जो है वो लगा दिया। Ziauddin Birni, a contemporary chronicler, informs us that the revenue collectors were ordered to demand revenue with such rigor that the peasants were forced to sell their standing crops to meet the tax demands. जियाउद्दीन बर्नी जो उस समय के क्रॉनिकलर हैं, याद है ना आप लोग क्रॉनिकलर में बेसिकली लाइक सल्तनत के पीरियड में जो है इस तरह के लोग हुआ करते थे जो हाईली क्वालिफाइड होते थे और इनफैक्ट पॉलिसी मैटर्स में जो है सुल्तान को एडवाइस भी किया करते थे कई मामलों में। तो और ये जो है उस समय के डिफरेंट इवेंट्स का रिकॉर्ड रखा करते थे। तो जियाउद्दीन बर्नी भी ऐसा ही एक उस समय का क्रॉनिकलर था। तो उसके रिकॉर्ड्स के मुताबिक हमें ये जानकारी मिलती है दैट रेवेन्यू कलेक्टर्स वर ऑर्डर्ड टू डिमांड रेवेन्यू विद सच रिगर। मतलब रेवेन्यू कलेक्टर्स जो थे उनको ये ऑर्डर दिया गया था कि वो रेवेन्यू इतने स्ट्रिक्टली मांगे, इतने मतलब कि जोर शोर से मांगे कि उसकी वजह से पेजेंट्स जो थे वो अपनी खड़ी फसल को बेचने के लिए तैयार हो जाते थे कि किस तरीके से टैक्स पे कर दें। ठीक है, तो मतलब सिर्फ ये नहीं था कि टैक्स बढ़ा दिया गया था अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में, टैक्स को सिर्फ बढ़ाया ही नहीं गया था, टैक्स वसूली के सिस्टम को भी काफी स्ट्रिक्ट कर दिया गया था। और जो टैक्स कलेक्टर्स थे उनको या रेवेन्यू कलेक्टर्स थे उनको इस टाइप का ऑर्डर दिया गया था कि आप इतना स्ट्रिक्टली डिमांड करिए, इतना चढ़ के डिमांड करिए कि कई बार किसान जो थे वो अपनी खड़ी फसल को बेचने के लिए मजबूर हो जाते थे इस टैक्स को पे करने के लिए। टैक्स फ्रॉम द दोआब एरिया, रिमेंबर वो गंगा यमुना के दोआब को जो है खेती के लिए खाली करवाया गया था बलबन के टाइम में ही। टैक्स फ्रॉम द दोआब एरिया वाज स्पेंट ऑन पेइंग कैश सैलरीज टू द सोल्जर्स। दोआब एरिया से जो टैक्स आता था वो मोस्टली जो है सिपाहियों को कैश सैलरी देने में जो है खर्चा होता था।
अब इसकी एक वजह देखो, अब वजह इसकी बताई गई है, मंगोल अटैक्स इंक्रीज्ड ऑन द दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मंगोल जो थे वो बेसिकली मंगोलिया से, जैसे कि आप लोगों ने जो है चंगेज खां का नाम सुना होगा कभी, चलते फिरते ही सही, ठीक है। बाद में आपका तैमूर भी होगा, ठीक है, ही वाज आल्सो ए मंगोल। तो नाउ लाइक मंगोल अटैक्स जो थे वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो है बढ़ गए थे, खास करके अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ओके। एंड दिस फोर्स्ड हिम टू रिक्रूट अ वेरी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली, और इसकी वजह से जो है वो मजबूर हो गया था काफी बड़ी जो है स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करने के लिए। अब देखो आप लोग जो है स्टैंडिंग आर्मी का एक मतलब समझ लो, जैसे अभी क्या है, इंडिया के पास जो है काफी बड़ी एक सेना मौजूद है ना, युद्ध हो या ना हो, युद्ध के समय में ही सेना का प्रयोग होता है मोस्टली, लेकिन युद्ध हो या ना हो ये सेना तो हमेशा रहती है आपके पास, इसकी सैलरी जो है वो हमेशा आप पे करते हैं, तो इसी को कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी। मतलब आर्मी जो हमेशा आपके सर्विस में मौजूद रहती है। पहले जो है एक जो है दूसरा वाला सिस्टम चलता था, कॉन्स्क्रिप्शन वाला सिस्टम, कि जब लड़ाई होगा तब आप जो है अलग अलग जगह से लोगों को इकट्ठा करके फिर लड़ने जाएंगे। तो इसमें क्या होता था कि अचानक से अगर अटैक हो गया तो आपको कुछ समय तो मान लो कि सिपाहियों को इकट्ठा करने में लग जाएगा, फिर आप लड़ने जाओगे। अब यहाँ पर चूंकि मंगोल अटैक्स जो है वो काफी ज्यादा होने लगे हैं, इसलिए अलादीन क्या करता है, अलादीन खिलजी वो जो है स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करता है, और काफी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करता है, ये कभी भी अगर अटैक होगा तो हम प्रोटेक्ट करने में सक्षम होंगे। लेकिन जब आप बहुत बड़ी आर्मी अगर आप रखेंगे तो उसका क्या होगा फिर अगला असर, दिस ऑल्सो वॉज अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक चैलेंज फॉर हिम। ये उसके लिए जो है काफी बड़ा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक चैलेंज था। अब उसके लिए उसने क्या किया, ही टुक वेरियस मेजर्स टू मीट दीज चैलेंजेस, उसने बहुत सारे स्टेप उठाए इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए। नाउ सुल्तान कुड नॉट हैव गिवन एकता टू ऑल द सोल्जर्स, राइट। अब इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी है तो सभी सभी सोल्जर को तो वो एकता नहीं दे सकता, सबको तो वो जमीन नहीं दे सकता, क्योंकि जमीन कोई रबड़ तो है नहीं ना कि फैला दोगे आप। Therefore, he preferred to give them cash salary, इसलिए उसने प्रेफर किया उनको कैश सैलरी देना, ओके। जो पहले जो एकता सिस्टम चला रहा था मिलिट्री या किसी को भी सैलरी पे करने का, उसके लिए उसने कैश सैलरी देना शुरू किया। नाउ द पेमेंट टू द ह्यूज मिलिट्री आल्सो मेंट दैट अलादीन वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट एनफ रेवेन्यू, है कि नहीं। अगर वो नगद में मान लो इतनी बड़ी सेना को अगर वो पेमेंट कर रहा है, राइट, इतनी ह्यूज मिलिट्री को अगर वो नगद में सैलरी दे रहा है, कैश में सैलरी दे रहा है, इसका ये भी तो मतलब हुआ कि अलादीन खिलजी जो है वो इतना जो है रेवेन्यू कलेक्ट कर लेता था, इतना जो है वो रेवेन्यू वसूल लेता था लोगों से। नाउ अलादीन खिलजी ने कुछ और काम किए थे। फॉर एग्जाम्पल उसने जो है इस आर्मी को मेंटेन करने के लिए और भी कुछ कुछ किया था। फॉर एग्जाम्पल उसने जो है जितने भी कमोडिटीज थे, मतलब कि जितने भी आपके वस्तु वगैरह हो गए मार्केट में बिकने वाले, सबके ऊपर उसने जो है प्राइस फिक्स कर रखा था। अब देखो मतलब बेसिकली वो प्राइस कम्युनिटीज का इसलिए फिक्स करता था ताकि जो है वो अपनी पूरी आर्मी को मिनिमम कॉस्ट पर मेंटेन कर सके। अब अगर सामान का दाम होगा कम हो जाएगा तो आर्मी के खाने का खर्चा, आर्मी के कपड़े का खर्चा, आदमी के रहने का खर्चा, सब कुछ घट जाएगा ना। तो अगर जितना खर्चा कम पड़ेगा उतना सरकार का या आई मीन सुल्तान का जो है खर्चा कम हो गया। तो इसके लिए अलादीन खिलजी ने जो है प्राइस कंट्रोल का सहारा लिया, ठीक है। वो जो है प्राइस डिफरेंट कमोडिटीज जो थे उनके प्राइस को कंट्रोल करने का उसने जो है सहारा लिया। उसने सभी कमोडिटीज का प्राइस फिक्स कर रखा था, अनाज से लेके कपड़े तक, स्लेव्स, कैटल, सबका प्राइस फिक्स था। इसके अलावा जो है मार्केट में एक कंट्रोलर का भी पोस्ट होता था जिसको कहते थे शहनाई मंडी, ओके। और दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी थे, गुप्तचर वगैरह भी थे, हु वर कॉल्ड बार्डेज। और वो जो अपॉइंट किए गए थे कि जो मार्केट कंट्रोल के जो भी कानून बनाए हैं अलादीन ने या जो अलादीन खिलजी ने या जो भी मेजर्स उसने जो है बनाए हैं उस वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए शहनाई मंडी जो कंट्रोलर ऑफ द मार्केट थे, और दूसरी तरफ गुप्तचर या फिर इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कि बारिद कहलाते थे। तो ये आपका हो गया खलजीज का एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट टू प्रोसेस इन दिस सिस्टम, राइट। लेकिन अब हम लोग जो है वी कैन हैव लाइक अ क्विक लुक एट तुगलक्स एज वेल। नाउ तुगलक डायनेस्टी के अंदर जो है गयासुद्दीन तुगलक हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, एंड देन यू हैव फिरोज शाह तुगलक। अब अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने भी जो है काफी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी।
ओके उसने भी जो है काफी बड़ी सेना बनाई थी और उसने जो है कैंपेन्स लीड किया था कलानूर और पेशावर। उसकी कोशिश यही थी कि जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है सल्तनत का उसको फ्यूचर मंगोल अटैक से बचाया जाए। एट दिस पॉइंट इट विल बी यूजफुल टू लुक एट दिस मैप। ओके अब ये देखो ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो आपका इधर का जो फ्रंटियर है दिस फ्रंटियर वाज ऑलवेज एक्सपोज टू आई मीन दिस फ्रंटियर वाज द लाइक area which was this frontier was exposed to these Mongol attacks and everything right। तो अलाउद्दीन खिलजी ने काफी लार्ज जो है स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन की थी ताकि इस फ्रंटियर पर या मंगोल अटैक्स के खिलाफ जो है हमेशा तैयार रहा जा सके उसको जो है खत्म किया जा सके। यही काम जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को भी करना पड़ रहा था राइट। और उसने भी इसलिए जो है काफी बड़ी जो है स्टैंडिंग आर्मी तो तैयार की। उसने जो है कलानौर और पेशावर पर जो है उसने अटैक भी किया था। उधर जो है उसने मिलिट्री कैंपेन भी लीड किया था राइट। सो हियर यू हैव गॉट लाइक योर पेशावर ओके इधर है ना। तो इधर उसने जो है मिलिट्री कैंपेन वगैरह भी लीड किया था और इसका गोल यही था कि इस सब एरिया को जो है मंगोल अटैक्स के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्ट कर किया जाए इसको मजबूत किया जाए ओके। अब इससे पहले कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो उत्तराधिकारी था फिरोज शाह तुगलक इससे पहले कि वो गद्दी संभाल पाता दिल्ली सल्तनत जो है वो बिखरने लगी थी ठीक है। और इसकी एक वजह रही ये कि जो नोबल्स थे ठीक है जो मुक्तीज थे उन सब के बीच में जो है पावर को लेके जो है संघर्ष शुरू हो चुका था झगड़ा शुरू हो चुका था। अब दिल्ली सल्तनत का जो डिसइंटीग्रेशन था इसका जो बिखराव था इसको पूरा कर दिया फाइनली तैमूर ने जो है जब दिल्ली पर अटैक किया और उसके आसपास के एरियाज में 1398 से 1399 के बीच में तो उसके बाद से जो है दिल्ली सल्तनत बिल्कुल जो है बिखर गई थी। Now we don't have or like it seems that we are not like given enough information about Muhammad bin Tughlaq in terms of like like what he did in terms of administrative changes and everything। काफ़ी कुछ है यहाँ पर बच जाता है बुक के बावजूद भी जो कि आपको जानना चाहिए खास करके मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। वी कैन एक्चुअली डू लाइक एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट इन द क्लासरूम फॉर दैट पर्पस। अब हम लोग क्विकली एक बार ये देख लेते हैं सिर्फ कि डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या होता है। तो तुगलक के बाद जो है सैयद डायनेस्टी जो है और उसके बाद जो है लोधी डायनेस्टी वो जो है रूल करना कंटिन्यू रखते हैं दिल्ली और आगरा से ठीक है 1526 तक। लेकिन दिल्ली सुल्तान्स का कंट्रोल जो था वो अब बहुत ही छोटे रीजन पर ही रह गया था ठीक है। दिल्ली के आसपास के जो एरियाज थे जैसे कि जौनपुर बंगाल मालवा गुजरात राजस्थान ठीक है। और ये आपका साउथ इंडिया जो है ये सब बिल्कुल जो है स्वतंत्र हो गया इस टाइम में। मतलब दिल्ली के आसपास का एक छोटा सा एरिया जो था वो दिल्ली सुल्तान्स के अंदर में था वो जो है दिल्ली सल्तनत का कह सकते हो एक हिस्सा बचा हुआ था। अदरवाइज जब जौनपुर हो गया बंगाल हो गया मालवा गुजरात राजस्थान और पूरा का पूरा साउथ जो था वो सब जो थे वो इंडिपेंडेंट रूलर्स बन गए। और वो सिर्फ जो है फ्लोरिशिंग स्टेट्स नहीं बने उन्होंने जो है ऑटोनोमस एग्जिस्टेंस भी एंजॉय किया। मतलब कि उन्होंने जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन का पावर जो है सेल्फ गवर्नमेंट का पावर भी जो है उन्होंने एंजॉय किया। सो दैट वाज अबाउट लाइक ये जो है अभी मोहम्मद बिन तुगलक का ये हमारा एरिया हो गया ठीक है। दिस वाज द एक्सटेंट ऑफ Delhi Sultanate at the time of Muhammad bin Tughlaq। So you see like it's much vaster than what you would call the period of like Alauddin खिलजी के टाइम में जो है ये बड़ा एरिया था सल्तनत का। बट इफ यू लुक एट इट ड्यूरिंग लाइक मोहम्मद बिन तुगलक तो जो तुगलक डायनेस्टी के अंदर दिल्ली सल्तनत का जो डोमेन है वो देखो इधर पेशावर वगैरह को पूरा कवर कर रहा है इधर राइट। तो ये पोर्शन जो है ये पूरा स्ट्रांग हो गया था इंडिया का। दूसरी तरफ जो है साउथ इंडिया के भी अधिकांशतर हिस्से को जो है इसने
कब्जा कर लिया था या उस पर जो है उसने विजय हासिल कर ली थी। तो इस तरीके से जो है ये जो है हाइट हो गया आपके लिए दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि उसके बाद जब तैमूर के आक्रमण के बाद जब डिसइंटीग्रेशन शुरू होता है तो ये डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। Okay, so well, you can we will talk about the question answers and everything maybe in another session. This is enough for today. Bye.